हाय एवरीवन, आज हम जो सीजर गियर है जनरली जो कि आपने देखा होगा कि पल्सर की जो ये इंजन वाली सीरीज है 125 से लेकर के 220 तक उसमें यूज किया जाता है। इसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। बेसिकली ये काम कैसे करता है, इसको लगाने के पीछे का बजाज का मोटिव क्या है, और अगर ये खराब हो जाए तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको प्रॉपर तरीके से लगाना कैसे है। बिकॉज इसको लोड करके इसकी जो टाइमिंग है वो मैच करनी बहुत ज़रूरी होती है। अदरवाइज आपकी बाइक इतनी टेरिबल साउंड करती है कि ऐसे लगता है कि पूरा इंजन ही खत्म हो रखा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसको समझने के लिए मैंने एक साइड जो है वो इसकी डिसमेंटल कर दी है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो शाफ्ट है और ये जो मेटल वाला गियर है ये एक सिंगल हाउसिंग का पार्ट है, और साइड में दो इसके छोटे ये प्लास्टिक के गियर्स लगे रहते हैं। इन्हीं को काइंड ऑफ सीजर गियर भी बोला जाता है। वैसे इसका जो प्रॉपर नाम है वो है बैलेंसर आइडलर गियर। ये जो आइडलर गियर जो वर्ड मैंने यूज़ किया है इसको नोटिस में रखना, आगे एक्सप्लेन करूँगा इसके पीछे का लॉजिक। तो इसकी बनावट जो है वो कुछ इस तरीके से है। एक इसमें ये स्प्रिंग लगी हुई है जिसमें एक स्मॉल एंड है, एक थोड़ा सा बिग एंड है। तो जो बिग एंड है वो इसमें जो स्लॉट बना हुआ है उसमें जाकर के कुछ इस तरीके से लगता है। देयर वी गो। एंड उसके बाद में ये जो सीजर गियर है एक साइड का, उसमें दो स्लॉट्स हैं। दोनों में से किसी भी स्लॉट में आप इस वाली स्प्रिंग के टैब को स्लाइड कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर ये एक सर क्लिप लग जाती है। और दूसरी साइड एग्जैक्टली सेम ही चीज़ रिपीट होती है, तो इसलिए उसको खोल के दिखाने का मुझे कोई सेंस नहीं लगा। अब बात कर लेते हैं, खोल तो रखा ही है तो कि इसमें ख़राब क्या होता है। तो सबसे पहले इसके जो टीथ हैं, चाहे वो प्लास्टिक वाले गियर्स के हों चाहे वो मेटल वाले गियर के हों, उनमें अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट वेयर एंड टेयर दिख रहा है, डैमेज दिख रहा है, तो आपका सीजर गियर रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। उसके अलावा जब इसका ये जो होल है जिसमें ये स्प्रिंग का जो टैब है वो लगता है, ये अगर थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की वजह से, तब भी आपको सीजर गियर को रिप्लेस करना पड़ेगा। और जुगाड़ के लिए आप चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें दो होल्स हैं, तो एक अगर थोड़ा सा वाइड हो जाए तो दूसरे वाला जो होल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो स्प्रिंग है ये टूट जाएगी, तब आपको जो सीजर गियर है वो डेफिनेटली रिप्लेस कर देना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि बजाज ने इसको लगाया क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सीजर गियर किसी भी ऐसी जगह लगता है जहां पर आपको गियर का जो बैकलैश है, दो गियर्स के बीच का जो गैप है, जो आवाज आती है दो गियर्स को इंगेज और डिसएंगेज करने पर, उसको खत्म करने के लिए सीजर गियर का जो यूज है वो किया जाता है। तो सबसे पहले जो बैकलैश है उसको समझ लेते हैं। तो अभी मैं जो मेटल वाला पोर्शन है इस गियर का, वो हाउसिंग के जो ये टीथ है मेटल वाले, इनके साथ इंगेज और डिसएंगेज करके आपको दिखाता हूं कि कैसी आवाज आती है। अब ऐसे तो फिर सारे गियर्स हैं, कोई भी दो मेटल के गियर्स हैं वो आपस में इंगेज होंगे तो वहां पे आवाज आएगी। तो वो तो पूरा गियर बॉक्स हो गया आपका। उसके बाद में ये आइडलर गियर हो गया, किक वाला गियर हो गया, फिर चाहे आपका ये प्राइमरी गियर लगा लो, क्लच हाउसिंग के साथ कनेक्ट होता है। तो फिर ये बैलेंसर में ही क्यों दिया गया? चाहे कोई भी आइटम हो, आपका गियर बॉक्स है उसके सारे गियर्स हों, चाहे आपका प्राइमरी गियर जब क्लच हाउसिंग के साथ कनेक्ट होता है वो हो, ये सारे के सारे लोड ट्रांसफर करते हैं। मतलब सबसे पहले क्रैंक शाफ्ट से जो लोड है वो इस प्राइमरी गियर पर आएगा, उसके बाद में क्लच हाउसिंग पे, फिर वहां से वो हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसमें जाएगा और फिर गियर्स में जाएगा। तो एक बार इंगेज और डिसएंगेज होंगे तब ही आवाज आएगी, कंटिन्यूसली आवाज नहीं आएगी, क्योंकि जब गियर एक बार अटैच हो जाता है उसके बाद में जो बैकलैश है वो जीरो हो जाता है। लेकिन सीजर गियर के केस में क्या है कि ये आगे कहीं भी लोड ट्रांसफर नहीं कर रहा है। ये एक अनबैलेंस्ड वेट है जो कि क्रैंकशाफ्ट से जो वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं उसको काउंटर करने का काम करता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखना, मैं इसको एक बार घुमा रहा हूं तो आप देखना ये खुद पेंडुलम की तरह मूवमेंट करेगा। तो ये जो मूवमेंट है ये बैक एंड फोर्थ चलता है। मतलब एक बार पावर जो है वो इसमें जाएगी, फिर जैसे इसका जो वेट वाला पार्ट है वो नीचे आएगा, तब ये वापस से पेंडुलम की तरह मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। तो पावर जो है वो एक बार इसमें जाएगी, एक बार इससे जो पावर है वो वापस हमारी जो हाउसिंग है उसमें ट्रांसफर होगी, और ये चीज कंटिन्यूसली होगी। इसकी जो इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस है वो आरपीएम्स के साथ चलेगी।
जितना इंजन हाई आरपीएम पे चलेगा उतना ही ये फास्ट मूवमेंट करेगा, उतनी ही ज़्यादा बैक एंड फोर्थ जो मूवमेंट है वो होगी, और उतना ही ज़्यादा जो बैकलैश है वो होगा और उसकी आवाज़ आएगी। अब जो बैलेंसर शाफ्ट का जो बैकलैश है उसको कम करने के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग टेक्निक लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यामाहा ने क्या कर रखा है, एक अंदर आपका जो गियर है उसके बाहर जो आपकी आउटर गियर है उसके बीच में स्प्रिंग्स लगा रखी हैं। एक वो तरीका है, एक ये तरीका है कि सीजर गियर डाल दो। तो इसमें होगा क्या कि ये एक तो यहां कनेक्ट होगा और दूसरा ये ऐसे ही कनेक्ट होगा यहां पे। तो मेटल का जो गियर है वो तो सारा लोड ले लेगा, जैसे कि यहां पर ये अभी कनेक्टेड है, तो ये मेटल का जो पोर्शन कनेक्ट हो रहा है इसके साथ वो तो सारा लोड ले लेगा। और जो सीजर गियर में हम टेंशन देकर के इसको लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म होने की वजह से ये इस पर लोड डाल के रखेगा ऑल द टाइम्स, और सेम इसी तरीके से इसमें रखेगा। तो ये एकदम टाइट फिट रहेंगे एक दूसरे के साथ। एंड ऐसा होने की वजह से जो बैकलैश है, जो आवाज है गियर्स की आपस में टकराने की, किट 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 किट, वो नहीं आएगी। एंड दैट इज वाई बजाज ने सीजर गियर यूज किया है। हालांकि कुछ और कंपनीज भी हैं जो कि सीजर गियर टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं, बट बिकॉज बजाज की पल्सर ज्यादा बिकती है इसलिए ये चीज हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। तो ये तो मेरे ख्याल से सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये है क्या चीज, बनी कैसे है, काम क्या आती है और इसका यूज केस क्या है। अब बात करते हैं कि इसको फिट करने का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेथड क्या है। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे सबसे पहले इसका जो ये कवर है वो मैं निकाल रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ये जो स्प्रिंग है, इसकी जो ये कोइल है, इसके जिस डायरेक्शन में राउंड्स बने हुए हैं हमें उसी डायरेक्शन में जो सीजर गियर है उसको लोड करना है। तो इस केस में क्लॉकवाइज है ये। तो इसको मैं लगाता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, देयर वी गो। और अभी इसको हम लोड जब करेंगे ना तो हम इसको क्लॉकवाइज लोड करेंगे, और ये इस तरीके से है तो दूसरी साइड की जो स्प्रिंग है वो भी ऐसे ही है, इसको भी हम क्लॉकवाइज लोड करेंगे। और वैसे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लोड हो रही हैं। मेन जो पॉइंट है वो तो अगेंस्ट लोड करने का ही है, लेकिन जिस साइड स्प्रिंग की कोइल बनी हुई है उस साइड अगर आप लोड करते हैं तो वो लॉन्जेविटी के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो इस साइड हम इसको क्लॉकवाइज लोड करेंगे और जब टर्न करेंगे तब इस साइड भी क्लॉकवाइज होने वाला है। लेकिन अगर वैसे देखेंगे दोनों तरफ से तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट लोड होने वाली हैं। विद दैट सेड, अभी इसकी जो सर्कलिप है उसको मैं वापस लगा लेता हूँ और अभी बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एक सिरा जो है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा है एज कंपेयर टू द अदर साइड। अब ये ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं क्रिएट करता है जितना मेरे समझ में आया है, बट स्टिल जो बड़े वाला हिस्सा है वो हमें बाहर रखना है। और अगर आपका जो सीजर गियर है, बिकॉज बजाज हर पार्ट में वेरिएशंस करते रहती है, तो उसके सिरे अगर सेम हैं तो आप कैसे भी लगा सकते हैं, वो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं इसको लोड करने की। तो हमें ये सिरा बाहर की तरफ रखना है क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और ये स्पेशल टूल हमें चाहिएगा। ये स्पेशल टूल कुछ इस तरीके से लगने वाला है, तो हम इसको ऐसे लोड करेंगे ताकि हमारा जो ये वाला हिस्सा है ये बाहर रहे। तो लोडिंग के लिए जो ये स्लॉट्स बने हुए हैं इनमें सबसे पहले हम जो सीजर गियर है, मतलब जो प्लास्टिक वाला गियर है, उसको लगाएंगे और जैसा कि मैंने बताया था हम इसको क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। अब इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है वो ये है, ये बीच में रहता है, तो 0.5 तो ये हो गया। अब एक टर्न और रोटेट करेंगे और उसके बाद में हम इसको स्लाइड कर देंगे। दैट्स इट, एक साइड का हमारा जो लोडिंग का काम है वो हो गया। अब इसको मैं एज पर ले आता हूँ, देयर वी गो। अब इसको भी हमें क्लॉकवाइज लोड करना है। तो नॉर्मल पोजीशन एज आई सेड इसकी है जो मिड में है ये है, ये पुराना गियर है इसलिए थोड़ा सा ये वापस करेक्ट कर रहा है खुद को। तो ये 0.5 हो गया और अब एक टर्न और करेंगे, देयर वी गो। और अब इसको मैं पुश कर देता हूँ, दैट्स इट। अब बिकॉज हम इसको ऐसे लगाने वाले हैं तो इसको मैं किनारे पर ले आता हूँ। ज़्यादा आगे मत कर देना, अदरवाइज ये अनलोड हो जाएगा और अनलोड होने के बाद में कोई काम का नहीं रहेगा। अब बात करते हैं बैलेंसर की टाइमिंग की। तो बैलेंसर में आपको ये डॉट जैसा एक बना हुआ है, वो आई होप दिख रहा हो। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक डॉट बना हुआ है। तो इस डॉट वाला जो गियर है, मतलब जिस टीथ पर गियर के डॉट बना हुआ है, उसको हम यहाँ पर इस कट के सामने रखेंगे।
इस कट के सामने नहीं रखना है, ये तो इसकी आइडल पोजीशन है, इसको हमें यहाँ पर रखना है इस वाले कट के सामने। और हमारा जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर पर रहना चाहिए। उसके लिए जो प्राइमरी गियर है उसमें यहाँ पर आपको एक ये लाइन बनी हुई दिखेगी, ये लाइन क्रैंकेस में ये एक लाइन बनी हुई है, तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो एकदम सीधी होनी चाहिए, आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर आ जाएगा। और अभी जो सीजर गियर है उसके दोनों सिरों पर ये वॉशर हैं, एक एक करके ये लगते हैं, तो इस वाली साइड हम बाद में लगा लेंगे, अभी पीछे की तरफ मैं लगा रहा हूँ। साथ ही साथ ये जो नीडल बेरिंग आपको दिख रहा है इस पर आपको इंजन ऑयल है वो लगाना है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं इसमें ऑयल है वो मैंने लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो टाइमिंग मैंने बताई थी वहाँ पर रखनी है बैलेंसर की, और जो सीजर गियर है उसको हम इंसर्ट करने वाले हैं। सो टाइमिंग मैंने मिला ली और जो गियर है वो मैंने अलाइन कर लिया है, तो अभी हम इसको ऑल द वे पुश कर सकते हैं। देयर वी गो, कुछ इस तरीके से। ये टाइमिंग अभी हमारी मूवेबल है थोड़ी बहुत, लेकिन मेन जो हमारा टारगेट था वो था कि जो गियर है वो प्रॉपरली स्लाइड हो जाए बैलेंसर के गियर के ऊपर, तो वो हो चुका है। तो यहाँ पर तो हमारी टाइमिंग थोड़ी बहुत मूवेबल है, लेकिन अब हम इसको नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा उसमें मूव नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लगाने वाले हैं क्लच हाउसिंग को, लेकिन हाउसिंग को लगाने से पहले कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, वो ये TDC वाली बात तो मैंने बताई दी है, ये जो डॉट है वो एग्जैक्टली वहीं पर होना चाहिए, वो दूसरी बात है। उसके अलावा दो गियर और हैं, एक तो ये आइडलर गियर है किकशाफ्ट का, इसको भी मेश करना पड़ेगा हमें, जो क्लच हाउसिंग है उसके इस पीछे वाले गियर के साथ, और क्लच हाउसिंग का जो मेन गियर है उसके साथ ऑयल पंप का जो ये गियर है इसको भी मेश करना है। तो ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश मत करना क्लच हाउसिंग को, सारे जो टीथ्स हैं जब अलाइन होंगे तभी ये प्रॉपरली इंसर्ट होगा। जस्ट लाइक बोलते हैं ना कि सितारे आपके अलाइन होंगे तभी आपका काम होगा, तो वो तो मेरे को नहीं पता, बट इनका मैं डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ। तो टाइमिंग है उसको प्रॉपरली माइंड में रखते हुए, अब देखो ये इससे नीचे नहीं जाएगा, रीज़न बीइंग कि जो टीथ्स हैं वो हमें अलाइन करने पड़ेंगे। देयर वी गो, ये तो हो गए हमारे सारे लेवल 1 के गियर्स। एंड अभी हम जो किक वाला गियर है आइडलर उसको भी अलाइन करते हैं। देयर वी गो, अभी हमारी क्लच हाउसिंग पूरी तरीके से बैठ गई है। ऑलराइट, सो लगने के बाद जो ओवरऑल प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है। थोड़ा मैं आपको क्लोजली इंस्पेक्ट कराऊं तो हमारा जो सीजर गियर है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो हाउसिंग का गियर है उसके साथ मैश होगा। इनका गैप है वो भी आप देख लें कि किस तरीके से है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी गियर और जो क्लच हाउसिंग का जो गियर है उसके जो टीथ हैं वो आपस में किस लेवल पर मैश हो रखे हैं वो भी आप एक बार कंपेयर कर लें। एंड वंस दैट इज़ डन, सीजर गियर का ये वाला जो शाफ्ट का सेक्शन है इसको थंब से प्रेस करके अब हम हमारा जो टूल है उसको निकालेंगे, आराम से स्लाइड आउट हो जाएगा। और अभी एक बार फिर से सारी जो टाइमिंग है वो चेक कर लें। तो सीजर गियर हमारा लोडेड कंडीशन में है, जो बैलेंसर का जो डॉट है वो जहाँ पर मैंने बताया था एग्जैक्टली वहीं पर है, पिस्टन अभी भी हमारा टॉप डेड सेंटर पर है, ये हमारी ओवरऑल टाइमिंग है। सो विद दैट सेड, अभी ये एक वॉशर है इसको यहाँ पर लगाना है, और ये दो लोकेटिंग डावल्स हैं, मेक श्योर ये अपनी पोजीशन पर हों। मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके की डावल्स हैं दो, ये यहाँ पर रहनी चाहिए। और फिर इसकी जो ये कैप है इसमें ये एक नीडल बेरिंग है, इस पर भी थोड़ा सा इंजन ऑयल आपको लगाना है। एंड जब वो कर लें आप तब आपको इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। डावल्स जो हैं उनमें इसके जो ये स्लॉट्स हैं ये अलाइन हो जाएंगे, और फिर ये 3 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं रेस्पेक्टिवली, ये इन तीनों होल्स में लग जाएंगे और इनको करना है टाइट। तो वो मैं कर लूँगा। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है वो ये कि आप क्लच पैक अपना जब लगा रहे हैं तब मेक श्योर करें कि इस हाउसिंग को आप बाहर की साइड ना निकालें। अगर ये हाउसिंग आपने बाहर निकाल दी तो जो सीजर गियर की जो टेंशन है, जो लोड करके हमने इसको फिट किया है, वो टेंशन रिलीज हो जाएगी, फिर इसको फिर से फिट करना पड़ेगा। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने बताया कि ये कर लें, उसके बाद आप बाकी का काम कर लें,
बट आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले आप अपनी क्लच असेंबली जो है वो लगाएं, उसका जो नट है वो टाइट कर दें ताकि जो हाउसिंग है वो बाहर नहीं आ पाएगी। फिर आप जो टूल है उसको निकाल लें और ये जो कैप है ये लगा दें और ये बोल्ट्स टाइट कर दें। सो अभी जो बाकी की असेंबली है वो मैं कर लेता हूँ, इंजन ऑयल डालता हूँ, थोड़ा प्राइम कर लेता हूँ इंजन को, एंड उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि जो साउंड है हाउ इट इज़ सपोज टू बी। राइट, सो मोमेंट ऑफ ट्रुथ। अभी बैटरी इसकी थोड़ी डिस्चार्ज है इसलिए किक स्टार्ट करना पड़ेगा। प्राइम मैंने कर लिया है 2-4 बार किक मार के ताकि जो इंजन ऑयल है वो ठीक ठाक सर्कुलेट हो जाए। लेट्स सी। Nice. That is one smooth fitment. सही में यार कुछ ज़्यादा ही स्मूथ है ये तो। वो जो एक प्रॉपर आइकॉनिक वाइन है ना पल्सर की, वो आ रही है। वाइब्रेशंस जितने शोरूम से निकल के पल्सर में आते हैं उतने हैं, बट ओवरऑल काफ़ी स्मूथ हो गई है बाइक। तो कुछ इस तरीके से अगर आप सीजर गियर की फिटमेंट है वो करते हैं तो रिज़ल्ट आपके सामने है। यू विल हैव ए बटर स्मूथ इंजन विद द परफेक्ट वाइन विदाउट एनी वाइब्रेशंस। तो बस इस वाले वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। आई होप इससे आपकी कोई हेल्प हुई होगी। अगर ऐसा है तो यू नो द ड्रिल। मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।